तो इस क्लास की शुरुआत मैं एक कोटेशन के साथ करना चाहूँगा। तो कोटेशन कुछ इस प्रकार सा है, सफलता एक चुनौती है, सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कीजिए। जो हुई हैं गलतियाँ उन्हें देखो और सुधार कीजिए। बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपसे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लाइफ में सक्सेस होना है तो उसके लिए केवल 2 चीज़ें आप लोग याद रखिए। पहली चीज़ एक हार्ड वर्क और दूसरा सही डायरेक्शन। जब आप कठिन परिश्रम करोगे और सही दिशा में करोगे तो यकीन मानिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत तो मजदूर भी करता है, गधा भी करता है। लेकिन अगर गधे और मजदूर की तरह आप मेहनत कर ले गए तो भैया सफल नहीं होने वाले हो। सफल होने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ सही डायरेक्शन चाहिए। इसलिए आप अभी तक इस कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या करिए, आप शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन कुछ भैया इस प्रकार से है, क्या कह रहा है कि सूची 1 को यानी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए भैया देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। तो देखिए भैया ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से सीखिएगा। क्या यहाँ पर दी गई है, क्या भैया भौतिक राशि दी गई है। क्या दी गई है भैया, भौतिक राशि दी गई है। तो ये भैया भौतिक राशियाँ दी गई हैं और नीचे क्या दिया गया है, सूची नंबर 2 में इकाइयाँ दी गई हैं। तो इसी इकाई को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, मात्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या भैया, तोरण। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, तोरण की, तो तोरण बराबर होता क्या है, तोरण बराबर होता है भैया वेग। क्या होता है, वेग परिवर्तन। क्या होता है, वेग परिवर्तन होता है, वेग परिवर्तन होता है। वेग परिवर्तन बटे क्या होता है भैया, समय होता है। क्या होता है, समय होता है। तो वेग परिवर्तन बटे समय होता है। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, तो जो हमारा वेग होता है, वेग का मात्रक होता है क्या भैया, होता है भैया मीटर होता है। क्या होता है भैया, मीटर होता है। और बटे क्या होता है, मीटर प्रति क्या होता है भैया, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। किसका मात्रक, ये होता है किसका मात्रक, वेग का। और नीचे क्या दिया गया है, नीचे क्या दिया गया है, समय। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। आप लोग जानते हो कि भैया क्या होता है भैया, सेकेंड होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति सेकेंड इंटू सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति क्या हो जाएगा भैया, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा देखिए कहीं पर आपको दिख रहा है, यस, मीटर यानी त्वरण का जो मात्रक होगा वो क्या होगा आपका, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं बल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा बल होता है, बल का मात्रक यानी बल का मात्रक क्या होता है भैया, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका सही जवाब यानी ये कहां पर आएगा, ये आएगा, यहां पर आएगा। चलिए, यानी कृत्रिम कार्य यानी जो किया गया कार्य का जो मात्रक होता है भैया, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है क्या होता है भैया, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो यहां पर देखिए जरा, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा पहला यानी जूल। अब आता है भैया यहाँ पर आवेश। तो जो आवेश का मात्रक होता है भैया, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो यहां पर देखिए जरा ध्यान लगा के कि त्वरण का मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। क्या हो गया भैया, न्यूटन हो गया। और जो आपका कृत्रिम कार्य है, कृत्रिम कार्य का जो मात्रक हो गया भैया, वो क्या हो गया, जूल हो गया। लेकिन बचा क्या आपका, आवेग बचा है ना। तो जो भैया आवेग होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणे क्या होता है, बल गुणे क्या होता है भैया, समय होता है। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है भैया, सेकेंड होता है। क्या होता है भैया, सेकेंड। तो जरा ध्यान दीजिए कि जो आपका आवेग होगा, आवेग का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा क्या आपका,
न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा सेकेंड। तो जरा देखते हैं किसका सही जवाब, यानी ए का कौन सा आया चौथा, ए का कौन सा आया चौथा, तो भैया ये का चौथा यहाँ पर देखिए, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ए का कौन सा आया है चौथा, ये आपका क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। और देख लीजिए भैया बी, यानी बी का कौन सा आया है तीसरा, तो बी का कौन सा आया है तीसरा, और सी का कौन सा आया है, सी का कौन सा आया भैया, सी का आया पहला, ये आपका पहला, और डी का कौन सा आया है, डी का आपका कौन सा आया है दूसरा, तो ये आपका दूसरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया, ये आपका यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो भैया अगला क्वेश्चन क्या है कि डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है, जिसका काम है, तो जो डायनेमो है भैया, डायनेमो अगर मैं बात करूं यहां पर डायनेमो की, तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो डायनेमो होता है, डायनेमो क्या होता है भैया, ये होता है हमारा, ये जो डायनेमो होता है ये होता है विद्युत क्या होता है जन, ये होता है भैया ये होता है जनरेटर, क्या होता है भैया विद्युत जनरेटर। और आपको पता है कि जो विद्युत जनरेटर होता है, जब वो विद्युत जनरेटर होता है वो क्या करता है गति करता है, क्या करता है भैया ये क्या करता है गति करता है, क्या करता है गति करता है। और जब गति करता है तो हमको इससे क्या मिलता है, इससे हमको मिलता है क्या मिलता है विद्युत, क्या मिलता है विद्युत। और याद रखिएगा जिसमें होता है गति, जिसमें होता है क्या गति, वो होता है हमारा क्या यांत्रिक ऊर्जा, क्या होता है उसको बोलते हैं, उसमें होता है क्या यांत्रिक ऊर्जा, क्या होता है भैया यांत्रिक ऊर्जा। तो भैया वो गति करता है, गति करके क्या करता है हमको विद्युत का क्या करता है विद्युत उत्पन्न करता है। तो आप कह सकते हो कि विद्युत जनरेटर क्या होता है, विद्युत जनरेटर क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को किसमें भैया यांत्रिक ऊर्जा से वो किसमें बदलता है भैया, क्या देता है आपको विद्युत ऊर्जा, क्या देता है विद्युत ऊर्जा। क्योंकि जनरेटर में क्या करता है, जनरेटर कार्य करता है क्या गति, गति जिसमें है वो हमारा क्या यांत्रिक ऊर्जा, क्या होता है उसमें यांत्रिक ऊर्जा। और ये यांत्रिक ऊर्जा से हमको क्या देता है विद्युत ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ये आपका उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तित करता है भैया, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब विद्युत ऊर्जा को किसमें यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काम क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को, किसको यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है परिवर्तित करता है कौन डायनेमो। डायनेमो का मतलब एक छोटा सा विद्युत जनरेटर। और विद्युत जनरेटर काम क्या करता है, आप लोग शादी विवाह में देखे होंगे ना, या जिसके घर में क्या होता है जनरेटर होता है, जनरेटर होता है, जब वो जनरेटर चलता है तो हमको क्या मिलता है करंट मिलता है ना, ऊर्जा मिलता है ना। तो वो गति किया, गति मतलब यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल गई भैया विद्युत ऊर्जा में। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें भैया ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 3, ये ऑप्शन 4। तो इसका ये क्या हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा देखते हैं। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, यानी क्या कह रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। लगने वाले बल से क्या भैया संबंधित है, जरा देखिए ध्यान से। यानी अगर मैं बात करूं किसकी आवेश की, मैं बात करूं किसकी भैया आवेश की, तो ये जो आपका आवेश होता है आप सभी को पता होगा कि आवेश कितने प्रकार का होता है, दो। एक क्या होता है भैया धनावेश, क्या होता है एक धनावेश, दूसरा क्या होता है भैया ऋण आवेश होता है। क्या होता है ऋण आवेश होता है। अगर मैं बात करूं धन आवेश की या बात करूं ऋण आवेश की, तो अगर इनके बीच देखिए अगर आपका आवेश प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, तो इसमें क्या होता है प्रतिकर्षण होता है। या अगर माइनस माइनस है या माइनस माइनस है तो इसमें क्या होता है भैया प्रतिकर्षण होता है। लेकिन जब आवेश क्या हो, एक माइनस हो और दूसरा क्या हो
प्लस हो तो इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है, या एक प्लस हो दूसरा क्या हो माइनस, तब भी इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है भैया। यानी जब समान प्रकार का आवेश होता है, जब समान प्रकार का आवेश होता है तो उसमें प्रतिकर्षण होता है, और जब विपरीत प्रकार का आवेश होता है तो उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। तो भैया इनके बीच यानी जो आवेश होते हैं, इनके बीच आवेश कैसा भी हो, चाहे समान हो चाहे विपरीत, लेकिन इनके बीच में क्या लगता है, इनके बीच में लगता है, क्या लगता है, बल लगता है। क्या लगता है, बल, यानी यफ लगता है। क्या लगता है भैया, यफ, तो बल लगता है। और ये बल के बारे में, ये बल के बारे में भैया किसने बताया था, तो ये बल के बारे में भैया किसने बताया था, एम्पियर ने बिल्कुल नहीं बताया था। किसने बताया था भैया, कूलाम ने बताया था। किसने बताया था, कूलाम ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। बिल्कुल, यानी जो हमारा प्रकाश होता है वो क्या होता है, उसमें 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, यानी जो हमारा प्रकाश होता है भैया, अगर मैं बात करूं किसके, प्रकाश की, यानी जो ये हमारा क्या है, प्रकाश है, यानी ये क्या है, जो हमारा सूर्य का प्रकाश है। तो ये सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो इनको कैसे अलग किया जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना भैया, एक प्रिज्म ले लेना है। क्या लेना है, प्रिज्म ले लेना है, और इसी में से आपको क्या गुजार देना है, सूर्य का प्रकाश। जब आप सूर्य का प्रकाश गुजारोगे तो ये प्रकाश क्या हो जाएगा भैया, ये प्रकाश 7 रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो भैया ये 7 रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ऊपर क्या रहता है, रेड, नीचे क्या रहता है, बैंगनी। तो भैया ध्यान दीजिए, यानी प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अगर उनको अलग करने का क्या तरीका है, तो उनका सीधा सा अलग करने का तरीका क्या है कि भैया आप प्रिज्म लीजिए और प्रिज्म से प्रकाश को गुजार दीजिए, और वो जो प्रकाश होगा वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। यानी जो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन इस बार हम आज दिए नहीं है, क्षमा चाहेंगे, A B C D। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि आइंस्टीन को नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भैया किया गया, किसके लिए किया गया, तो ध्यान रहे, जो आपके आइंस्टीन जी हैं, इनका पूरा नाम क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये अल्बर्ट जो आइंस्टीन हैं, इन्हीं को, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ये इसलिए है क्योंकि जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, ये क्या है, भौतिक विज्ञान के क्या है, ये जनक हैं। लेकिन आप कहोगे भौतिक विज्ञान के जनक तो न्यूटन भी है, यस न्यूटन भी हैं, लेकिन जो न्यूटन हैं वो हमारी चिरसम्मति भौतिकी के जनक हैं। यानी अगर आसान सी भाषा में कहा जाए तो जो हमारी पुरानी भौतिकी होती है, यानी ओल्ड फिजिक्स आप कह सकते हो, तो जो ओल्ड फिजिक्स होते हैं वो उनके जनक कौन है, न्यूटन है। लेकिन जो हमारी आधुनिक भौतिकी है, कौन सी भैया, आधुनिक, तो ये जो आपकी आधुनिक क्या है, भौतिकी है, तो जो आधुनिक भौतिकी है तो इसके जनक कौन है, इसके भी जनक कौन है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो ध्यान रहे भैया, और ये अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए भैया नोबेल पुरस्कार मिला गया था, तो इसके उनको मिला था किसके लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास भैया क्या हो, कोई धातु हो, क्या हो भैया, कोई धातु हो, और इसमें से क्या हो, प्रकाश की किरण को जब इसमें से आप लाओगे, प्रकाश किरण में इसमें से जब गिराओगे तो यहाँ से क्या निकलने लगते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी धातु से टकराता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी धातु से टकराता है तो उस धातु से क्या होने लगते हैं, उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और इसी को कहता है क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। और ये नियम भैया किसने दिया था, तो ये नियम दिया था, किसने दिया था,
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, तो इनके इसीलिए और इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन क्या है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर लेंस की, किसकी बात करूं भैया, लेंस की, तो लेंस दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है, एक हमारा क्या होता है भैया, एक होता है हमारा उत्तल लेंस और एक होता है हमारा क्या, अवतल लेंस। क्या होता है भैया, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है और अवतल लेंस कुछ हमारा इस प्रकार का होता है। तो ध्यान रहे, आप कह सकते हो कि जो किनारों पर क्या होता है, जो किनारों पर पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है, वो हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस। और जो क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है, किनारों पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है, वो हमारा क्या होता है भैया, अवतल लेंस होता है। तो ध्यान रहे भैया कि जब अवतल लेंस, ये जो हमारा आपका क्या है, अवतल लेंस, ये हमारा भैया अवतल लेंस है। अगर कहीं पर ये हमारा क्या होता है, प्रकाश केंद्र होता है, अगर यहाँ से इसमें से प्रकाश की किरणों को गुजारते हो तो भैया इसका नेचर क्या होता है, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है भैया, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है और इसको हम क्या करते हैं, पीछे जबरदस्ती मिलाते हैं। और हमको पता है भैया जब पीछे जबरदस्ती प्रकाश किरणों को मिलाते हैं तो वहां सा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, बनता है कौन सा भैया, आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तो देखिए इस वाले लेंस में क्या होता है कि इसका नेचर क्या होता है, प्रकाश की किरणों को मोड़ना, और इसका नेचर क्या होता है, प्रकाश की किरणों को फैलाना। तो इसमें हमको प्रकाश किरणों को जबरदस्ती मिलाना पड़ता है, जबकि यहाँ पर प्रकाश किरणें क्या होती हैं, वास्तव में मिलती हैं। और जहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और जहाँ पर हमको प्रकाश किरणें जबरदस्ती मिलाना पड़ती हैं यानी पीछे की ओर, तो वहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है भैया, आभासी बनता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, यानी जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ भैया क्या होती है, ऋणावेशित होती है, धनावेशित होती है, उदासीन होती है, या ऋण आवेशित होती है, फिर धनावेशित होती है। तो चलिए आइए समझते हैं। ये मान लिए हमारे पास एक कांच की क्या है, ये हमारे पास कांच की क्या है, एक छड़ है भैया। बहुत सही, चलते हैं भैया। ये हमारे पास एक क्या है, कांच की छड़ है, और ये हमारे पास क्या है, एक रेशम का कपड़ा है। ये क्या है आपका, एक रेशम है, रेशम है, ठीक है भैया। रेशम का क्या है, ये कपड़ा। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाए, क्या किया जाए, रगड़ा जाता है। तो याद रखिए भैया जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाए तो देखिए ये जो हमारा कांच की छड़ होता है और जो हमारा रेशम होता है, कांच का छड़ क्या होता है, प्रबल होता है। क्या होता है, प्रबल होता है। और ये क्या होता है, दुर्बल होता है। यानी प्रबल मतलब ताकतवर मजबूत कह सकते हो, दुर्बल मतलब कमजोर होता है, ठीक है ना। ये कैसे प्रबल होता है, ये कैसे दुर्बल होता है, जब मैं आपको थ्योरी वाली क्लास पढ़ाऊंगा और सभी चीजें एकदम बढ़िया से बेहतरीन से समझाऊंगा। तो देखिए ध्यान से, तो जैसा कि आप जानते हो कि जो प्रबल होता है यानी समाज में जो ताकतवर होता है अपने से कमजोर वाले पर क्या झाड़ता है, रौब झाड़ता है ना भैया, उसको दबा के रखता है ना। ठीक इसी प्रकार से जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले आते हैं, इस पे चले आते हैं। किस पे चले आते हैं, यानी रेशम के कपड़े पे चले आते हैं। तो याद रखिएगा अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि दो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी प्रोटॉन ज्यादा होगा, प्रोटॉन का मतलब धनावेश कह सकते हो। तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा भैया, इस पर धनावेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश। और जिस पर इलेक्ट्रॉन आया है उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। बात समझ में आया ना भैया। तो जब
कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आता है? धन आवेश। और रेशम की कपड़े पर कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब कांच की छड़ को किसकी? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर, कहाँ पर भैया? छड़ पर क्या होता है? तो आप देखोगे छड़ पर कौन सा आया है? धन आवेश आया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। यानी अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ लेता कि भैया इस पर कौन सा होता, यानी रेशम पर कौन सा आता, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता? ये वाला हो जाता। बात समझ में आया ना? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्षण क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है भैया। क्या कह रहा है कि एक इमारत में ईंट जीवों में, यानी एक इमारत में ईंट जीवों में डैश का समान है। तो देखिए भैया जरा ध्यान से देखिए, जो हमारा ईंट होता है, क्या होता है भैया? जो ईंट होता है, अगर ईंट को आपस में मिला देते हो, अगर ईंट को आपस में मिला देते हो तो क्या बनता है भैया? दीवार बनता है। क्या बनता है? दीवार। ध्यान रहे भैया कि जो हमारा क्या होता है? ईंट होता है। ठीक भैया, ईंट को आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा? दीवार बनता है। क्या बनता है? दीवार। और दीवार को आपस में मिलाओगे तो क्या बनता है भैया? कमरा बनता है। क्या बनता है भैया? कमरा। और कमरे को जब आपस में मिलाओगे तो क्या बन जाता है? घर। यानी घर को जब आपस में मिला देते हो तो या घर कह सकते हो भैया, या पर इसी को आप क्या कह सकते हो? इसी को आप इमारत भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप? इमारत भी कह सकते हो। तो ध्यान दीजिए, यानी जिस प्रकार यहाँ से ईंट से क्या बन गया है? घर बन गया है। ठीक उसी प्रकार से भैया आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारी क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है भैया? कोशिका। जब आप कोशिका को आपस में मिलाते हो तो क्या बनता है? ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक बनता है। और जब आप ऊतक को आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा? अंग बनेगा। क्या बनेगा? अंग बनेगा। और जब आप अंग को आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा भैया? अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और जब आप अंग तंत्र को आपस में मिला दोगे तो क्या बन जाता है भैया? शरीर बन जाता है। या कह सकते हो क्या बन जाता है? जीव बन जाता है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा कि एक इमारत, यानी ईंट क्या बनती है? घर बनाती है ना। ईंट क्या बनाता है? ईंट क्या बनाता है भैया? ईंट क्या बनाता है? ईंट क्या बनाता है? घर बनाता है। तो भैया जैसे यहाँ पर इमारत का निर्माण किससे हुआ है? ईंट से हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारे जीव हैं, तो जो हमारा जीव है, जीव का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका इसका क्या हो जाएगा भैया? सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आया भैया? बस ऐसे इस क्लास को आप देखते रहिए, बने रहिए और क्या करिए भैया, वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। चलते हैं अगली क्लास में, अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुवांशिकी की इकाई है। लो भैया, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी इकाई है किसकी भैया? देखिए अनुवांशिकी जो होता है, अनुवांशिकी होता क्या है? अनुवांशिकी में हम भैया दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अनुवांशिकी में हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ये तो विज्ञान की क्या है? एक विज्ञान की शाखा है। क्या है भैया? विज्ञान की शाखा है। तो और इस शाखा में हम दो यानी क्या करते हैं भैया? दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक अनुवांशिकता का और दूसरा विभिन्नता का। यानी कहने का मतलब ये कि अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं किसका? अनुवांशिकता और विभिन्नता का। कहने का मतलब ये कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ये जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ये जो हमारे क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। इनके मिलने से एक क्या होता है? एक नया जीव का क्या होता है भैया? निर्माण होता है। एक नया जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इन दोनों के मिलने से एक नए जीव को निर्माण होता है। इन दोनों को गुण इनमें आएगा या नहीं भी आएगा, मतलब कुछ अंतर देखने को मिलेगा। कुछ गुण मम्मी के आएंगे, कुछ गुण पापा के आएंगे। तो कहने का मतलब गुण आते हैं और कुछ ऐसे भी चीज़ें होंगी जो इन दोनों से क्या होंगे? भिन्न होंगे।
तो उसको लेके ये गुण जो होता है, ये गुण कहाँ पर रहता है, तो ये गुण रहता है कहाँ पर, ये रहता है क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम को हम कहते हैं क्या भैया, गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक भैया, तो देखिए राइबोसोम तो हो नहीं सकता, राइबोसोम मैंने बताया था ना, जहां पर राइबो हो, यानी जहां पर बात क्या आ जाए राइबो की, वहां पर आ जाइए किसकी भैया, प्रोटीन। किसकी बात करते हैं हम, प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है, ये खराब यानी जो कोशिका के अंदर जो पदार्थ काम नहीं करते, जो नष्ट हो जाते हैं, उनको पाचन करने का काम करता है। तो ये जो गुणसूत्र होता है, इस गुणसूत्र में ये गुणसूत्र लेकर जाता है, यानी गुण को लेकर जाता कौन है, जीन लेके जाता है। कौन लेके जाता है, जीन ले जाता है। तो अनुवांशिकी की जो इकाइयां हैं वो कौन है भैया, जीन। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जीन। यानी जो पेरेंट्स होते हैं, इनके लक्षण जो बच्चों में आते हैं वो किसके जरिए आते हैं, तो जीन के जरिए आते हैं भैया। ठीक ना, गुण क्रोमोसोम यानी जो गुणसूत्र होते हैं, इनमें लक्षण उपस्थित होते हैं, यानी गुणसूत्र में वो लक्षण पाया जाता है, लेकिन इन लक्षणों को लेके जाएगा कौन, तो इन लक्षणों को लेके जाएगा कौन, जीन लेके जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, जीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो पहले आप समझिए कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ये मृदा अपरदन क्या होता है, तो भैया मृदा अपरदन कहने का मतलब बात यह है कि जब क्या होती है भैया, यानी जब मिट्टी, यानी कहने का मतलब वायु, ठीक है भैया, वायु या पानी या वायु के द्वारा क्या होती है भैया, मिट्टी कटने लगती है। जब वायु और पानी के द्वारा मिट्टी कटने लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी, जब बहुत ज़्यादा क्या होती है भैया, बारिश होती है, तो जो आपके घर की जिसके यहाँ प्लास्टर नहीं हुआ रहता है या जिसके यहाँ मतलब मिट्टी रहती है बहुत ज़्यादा, तो देखोगे वो मिट्टी क्या होती है भैया, पानी के साथ बह जाती है, कटने लगती है। या आप देखे होंगे तालाब में बहुत ज़्यादा जब आप पानी की रफ्तार रहती हैं तो वो मिट्टियों को भी बहा ले आती हैं। ठीक ना, तो जल के द्वारा मिट्टी का कटना, या जब हवाएं तेज चलती हैं तो देखो वो मिट्टी जो धूल होते हैं ना वो उड़ने लगते हैं और मिट्टी कटने लगती हैं। तो जब वायु के द्वारा जल के द्वारा क्या होती है, मिट्टी कटती है, तो उसको बोलते हैं भैया क्या, मृदा अपरदन। तो इस मृदा को अपरदन को कैसे रोका जा सकता, अत्यधिक चारण द्वारा तो नहीं। कहने का मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा गाय वगैरह को चराने लगोगे तो क्या हम रोक सकते हैं, नहीं। तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है, हम नहीं रोक सकते हैं। और दूसरा क्या है, वनस्पति के हटने द्वारा, यानी कहने का मतलब कि जो पेड़ पौधे हो अगर आप उनको हटा दोगे तब तो भैया और मृदा अपरदन होगा ना। और तीसरा क्या होगा, वनों के उद्यान द्वारा। यस, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी जो वन को उगानो द्वारा। यानी कहने का मतलब ये, जब आप बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा लगाओगे तो आपका जो पेड़ पौधा होगा वो मिट्टी को क्या करेगा, जकड़ के रखेगा, ठीक है ना, और उसको कटने नहीं देगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। यानी जो चिपको आंदोलन है वो किसके विरुद्ध था भैया, तो आपको पता है कि जो चिपको आंदोलन है ये उत्तराखंड में हुआ था भैया। कहाँ पर हुआ था, ये उत्तराखंड में हुआ था भैया, ये उत्तराखंड में हुआ था। और क्यों हुआ था कि वहाँ के लोग क्या कर रहे थे कि पेड़ को बचाने के लिए, यानी जो पेड़ काटे जा रहे थे उन पेड़ को बचाने के लिए उसी पेड़ को पकड़ के क्या हो जा रहे थे, चिपक जा रहे थे। उनका कहना ये था कि अगर पेड़ को काटना है तो उससे पहले आप मुझे काटिए, उससे पहले आप मुझे काटिए। इसलिए भैया उसका नाम क्या रखा गया, चिपको आंदोलन, यानी पेड़ को बचाने के लिए, यानी पेड़ को काटने से बचाने के लिए। यानी जल प्रदूषण ये नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, यानी यहाँ पर वन रहेगा भैया, ठीक है ना, वन कटाई। यस, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण
किससे वंशागति हुए गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? यानी जो नवजात शिशु है उसका जो लिंग का निर्धारण है, यानी लिंग का निर्धारण कहने का मतलब ये हुआ कि जो नवजात शिशु है, जो आने वाला संतान है, वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये होगा उसका क्या? लिंग निर्धारण। तो जैसे आपको पता है भैया, जैसे आपको पता है कि जो हमारा क्या होता है? मानव होता है। जो हमारा क्या होता है भैया? मानव होता है। तो मानव में क्या होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं भैया? 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर इसी में मैं बात करूं किसकी? नर की। तो मैं बात करूं नर की, तो ध्यान रहे भैया कि जो नर होता है, चलिए यहां समझते हैं ध्यान से। चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी भैया? मानव की। तो जो मानव होता है, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। और इस 46 गुणसूत्र में अगर मैं बात करूं किसकी? नर की। तो जो हमारा नर होता है भैया, नर मतलब पुरुष, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? कितने होते हैं भैया? 44 प्लस एक्स और वाई होता है। और इसमें कितना होता है मादा में? यानी जो मादा होती है भैया, तो मादा में कितने होते हैं? 44 प्लस एक्स और एक्स होता है। तो ये दोनों गुणसूत्र भैया क्या होते हैं? सेम पाए जाते हैं। बात करें यहाँ पर, तो जब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो ये किसका? एक्स और वाई में बढ़ जाता है। और ये किस में बढ़ता है भैया? केवल भैया एक्स और एक्स में ही बढ़ता है। जब ये वाला जाता है तब क्या होता है? लड़की उत्पन्न होती है। और जब ये वाला जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? लड़का उत्पन्न होता है। यानी गुणसूत्र जाएगा किसका? किसका जाता है भैया? नर का जाएगा। किसका जाएगा? नर का। मादा के नहीं जाता। नर का गुणसूत्र क्या होता है? चल होता है। यानी नर का जो गुणसूत्र होता है वो शुक्राणु के साथ जाएगा। और शुक्राणु क्या होता है? चल होता है। और अंडाणु क्या होता है? अचल होता है। तो ये कहने का मतलब जो नर का गुणसूत्र होता है, यानी जो पिता का है, यही निर्धारित करेगा। अगर नर का यक्ष जाएगा तो लड़की उत्पन्न होगी, अगर नर का वाई जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? लड़का उत्पन्न होगा। हालांकि इसको मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके पिछली क्लास देखें, वहां पर आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो अगर नर का भैया, नर का कौन सा जाता है? एक्स जाता है तो लड़की उत्पन्न होगी। अगर नर का क्या जाता है? वाई जाता है तो लड़का उत्पन्न होगा। तो डिपेंड क्या करता है कि जो नवजात शिशु आ रहा है, नया बच्चा जो आ रहा है, वो लड़का होगा या लड़की, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है यानी नर के गुणसूत्र के ऊपर। किसके? नर के गुणसूत्र के ऊपर। नर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या? पिता। मतलब मादा हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा भैया? पिता, यानी पिता। और माता पिता बिल्कुल नहीं। पिता का पिता बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। वो सीधा सीधा डिपेंड करता है किसके? पिता के गुणसूत्र पर। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो भैया जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है, डीएनए आपने नाम सुना होगा, डीएनए टेस्ट। तो देखो डीएनए टेस्ट आप मतलब मनुष्य के बाल से भी करवा सकते हो, उसके पसीने से भी करवा सकते हो, उसके स्पर्म से भी करवा सकते हो, उसके ब्लड से भी करवा सकते हैं। कौन? डीएनए टेस्ट। और ये डीएनए टेस्ट किसके लिए किया जाता है भैया? अपराधियों के लिए भी किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अपराधियों के लिए भी किया जाता है। मतलब चोर और के लिए भी किया जा सकता है। और बलात्कारियों को, जैसे मान लो कोई महिला है, अब उस महिला का क्या हो जाए भैया? मान लो रेप कर दिया किसी ने, और ये महिला कह रही है कि इसने मेरा रेप किया, लेकिन उसने कहा नहीं, तो वहाँ पर डीएनए टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है। माता पिता को भी पता लगाया जा सकता है कि मान लो यहाँ पर कोई एक इंसान है, ठीक भैया, यहाँ पर कोई एक क्या है? इंसान है। अब ये मान लो ये कह रहा है कि भैया मेरे पापा कौन है? राम है। कौन है? राम है। लेकिन राम जो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, ठीक ना, और श्याम कह रहा है कि मैं इसका पापा हूँ, लेकिन ये कह रहा है ये इसके पापा हैं। तो भैया इससे दोनों का डीएनए टेस्ट करवा के हम आराम से पता कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए टेस्ट जब मैच कर जाएगा, क्योंकि डीएनए क्या होता है? अलग नहीं हो सकता है। तो हम डीएनए से क्या पता कर सकते हैं? माता पिता को भी पता कर सकते हैं,
और बलात्कारी को भी पता कर सकते हैं और चोर को भी पता कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है भैया। तो जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स का मतलब अनुवांशिकी, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, अनुवांशिकी। तो इस जेनेटिक्स में भैया हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहला तो अध्ययन करते हैं किसका, हम इसमें दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। कितनी चीज़ों का, दो का अध्ययन किया जाता है, दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पहला अध्ययन करते हैं किसका भैया, अनुवांशिकता का। किसका अध्ययन करते हैं भैया, अनुवांशिकता का। और दूसरा अध्ययन करते हैं किसका भैया, विभिन्नता का। किसका अध्ययन करते हैं, विभिन्नता का, या इसी को हम बोलते हैं क्या, विचरण का अध्ययन करते हैं भैया। तो अनुवांशिकता कहने का मतलब ये कि जो पेरेंट्स से जो लक्षण बच्चों में जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उन लक्षणों को क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता। या कह सकते हैं कि पेरेंट्स से यानी मम्मी पापा से बच्चों में जो लक्षण जाता है उन लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। और मम्मी पापा से जो लक्षण यानी पेरेंट्स से बच्चों में जो असामान्यताएं पाई जाती हैं, जो डिफरेंट पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं या विचरण कहते हैं। तो इन सब का अध्ययन भैया कहाँ किया जाता है, इनका अध्ययन कहाँ किया जाता है, जेनेटिक्स में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये तो होगा, हो नहीं सकता, मेंडल का नियम। मेंडल कौन है भैया, अनुवांशिकी के जनक हैं। और ये अनुवांशिकता और विचरण, ये इसका क्या हो जाएगा भैया, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मटर पौधा है। तो ये जो मटर पौधा है क्या है, शाक है, पुष्प है, झाड़ी है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो जरा देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा किसका भैया, अरस्तु का। किसका नाम सुना होगा भैया, अरस्तु का नाम सुना होगा, ठीक ना। ये अरस्तु आपको बहुत जगह मिले होंगे। तो ये जो अरस्तु हैं, इन्होंने जितने भी पौधे थे यानी सभी पौधों की मैं बात कर रहा हूँ भैया, ठीक है ना, सभी पादपों को। तो सभी पादपों को उन्होंने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था भैया, 3 भागों में बांटा था। पहला भाग बांटा था भैया इन्होंने वृक्ष, किसको भैया, वृक्ष। और दूसरा इन्होंने बताया था क्या भैया, झाड़ी। और तीसरा बताया था क्या इन्होंने, शाक, ठीक भैया। यानी जो आपका वृक्ष होता है, वृक्ष में आपके बड़े बड़े पेड़ पौधे आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं आम का पेड़। किसका पेड़ भैया, आम का पेड़। तो आम का पेड़ हो गया, किसमें आएगा, ये आएगा आपका किसमें, वृक्ष में आएगा, ठीक ना। और मैं झाड़ी की बात करूं तो जैसे आपके फूल हो गए, फूल का पेड़ हो गया, यानी जैसे गुलाब हो गया, क्या हो गया भैया, गुलाब का पेड़ हो गया भैया, क्या हो गया, गुलाब का पेड़ हो गया। और भी बहुत हैं। और जैसे आपका क्या हो गया, साग में जो छोटे मोटे पेड़ पौधे आते हैं वो किस में आएंगे, साग में आ जाएंगे। नाम क्या है, साग ना, साग जानते हो ना, जिसे हो जाता है ना किसको, मेथी, सोआ, ये सब क्या होते हैं, साग एकदम छोटे छोटे होते हैं ना, तो वो सब किस में आएंगे, साग में ही आएंगे। तो किस में आएंगे आपका, ये जो आपका मटर है भैया, क्या है आपका मटर, तो किस में आएगा भैया, अरस्तु के अनुसार किस में आएगा, साग में आएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, साग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी जो मटर है, तो मटर किसमें, देखो मटर क्या है, तो बताया गया अरस्तु के द्वारा। यानी जो मटर है, तो भैया अरस्तु ने क्या किया, सभी पादपों को 3 भागों में बांटा। पहला वृक्ष, दूसरा झाड़ी और तीसरा क्या, साग। तो वृक्ष में क्या आया, आम का पेड़ कह सकते हो, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे आते हैं। झाड़ी में क्या आया, जैसे गुलाब हो गया, ठीक ना। साग में जितने भी छोटे छोटे पौधे होते हैं किसमें आते हैं, साग में आते हैं। तो जो साग होता है किसमें आएगा, आपका जो मटर है, तो मटर किसमें आएगा भैया, साग में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं पर जाना है, इसलिए थोड़ा सा आज हमारे पास समय कम है। आपको ये क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आने वाले समय में आपको हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको कराई जाएंगी, क्वेश्चन
फिर प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, आपकी थ्योरी भी क्लासेस चलेगी सभी एग्ज़ाम के लिए, जिससे आप उनका लाभ उठा सकें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।